सभी का नौकरी और एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका पहला चैप्टर में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस जैसे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, जिसका पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या कहा जाता है। तो पूर्ण चंद्रमा की रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि महीने में एक बार होता है। आगे प्रश्न है, रात में आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है। तो रात में आकाश में चमकने वाली वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। आगे प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो सूर्य की बात की जाए तो ये एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 4 नंबर, चंद्रमा को प्रतिदिन अलग अलग आकार में क्यों देखा जाता है। तो उसकी स्थिति बदलती रहती है, उसकी स्थिति हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए उसको अलग अलग आकार में देखा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो दिन में तारे नहीं दिखाई देने का कारण है सूर्य का प्रकाश अत्यधिक होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का ग्रह है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। आगे प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो ध्रुव तारा की अगर बात की जाए तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 8 नंबर, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल में कुल कितने तारे होते हैं। तो सप्तऋषि कहने का मतलब 7 तारों का समूह। तो इसमें कितने तारे होंगे, 7 तारे होंगे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये 7 तारों का समूह होता है। आगे प्रश्न है 9 नंबर, प्लैनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो प्लैनेट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जो कि प्लेनेटाई से लिया गया है। प्लेनेटाई ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से प्लैनेट शब्द लिया गया है। आगे प्रश्न है, अर्सा मेयर किसका उदाहरण है। अर्सा मेयर की बात की जाए तो ये नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत नक्षत्र मंडल के अंतर्गत बहुत तारों का समूह होता है। आगे प्रश्न है, ध्रुव तारे को हम कैसे खोज सकते हैं। तो ध्रुव तारों को खोजने का तरीका है सप्तऋषि की काल्पनिक रेखाओं से। सप्तऋषि की काल्पनिक रेखाओं से ध्रुव तारा को खोजा जा सकता है, ये उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा। आगे प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और हमारा पृथ्वी जो है ग्रहों में बड़ा के क्रम में 5वां स्थान है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाती है। तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिनों का समय लगता है, यानी एग्जैक्ट समय की अगर बात की जाए तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। आगे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, बोल रहा है कि कौन से ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन गैस लगभग 76% पाया जाता है और हीलियम गैस लगभग 21% पाया जाता है। ठीक, तो इतना परसेंटेज इसका मात्रा होता है, इसीलिए इसको गैसीय ग्रह कहा जाता है। आगे प्रश्न है, नेपच्यून सूर्य की एक परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है। तो नेपच्यून 164 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। आगे प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पीछे भी प्रश्न आया था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। आगे प्रश्न है, सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है। तो शुक्र ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 255 दिनों का समय लगता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 19 नंबर, बोला है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो 365 दिन 6 घंटा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लगभग 365 दिन इसी को बोला जाता है। आगे प्रश्न, मंगल ग्रह की एक परिक्रमण अवधि क्या है। यानी मंगल ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है। तो उसको 687 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 21 नंबर, बोल रहा है शनि ग्रह सूर्य की
एक परिक्रमण कितने वर्षों में पूरा करता है? तो शनि ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 29 वर्ष 6 माह का समय लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसी को 29.5 साल बोला जाता है। आगे प्रश्न है, यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमण कितने वर्षों में करता है? तो यूरेनस जो है सूर्य का एक परिक्रमण 84 वर्षों में पूरा करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नेपच्यून सूर्य की एक परिक्रमण कितने वर्षों में पूरा करता है? तो नेपच्यून को पूरा करने में 164 वर्ष का समय लग जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। आगे प्रश्न है, शनि ग्रह पर लगभग कितने चंद्रमा है? चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, यानी शनि ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं? तो टोटल इसके उपग्रहों की संख्या 53 है। एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी के अनुसार 53 है, जो कि 30 से अधिक होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 से अधिक उपग्रह है। आगे प्रश्न 25 नंबर, यूरेनस ग्रह के चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? यूरेनस ग्रह की चंद्रमा की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग इसकी संख्या 27 है। ऑप्शन सी से डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 26 नंबर बोल रहा है कि नेपच्यून ग्रह के पास लगभग कितने चंद्रमा है? नेपच्यून ग्रह के पास चंद्रमाओं की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 13 है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, सौर मंडल के ग्रहों में कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके और बाकी सब ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है और उनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। आगे प्रश्न है, आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। चट्टानों से बने ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और आगे प्रश्न है, आगे दिया गया है, बाह्य ग्रह मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो बाह्य ग्रह गैस एवं तरल पदार्थों से बने होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है, शनि ग्रह का अक्षीय घूर्णन समय कितना होता है? तो अक्षीय घूर्णन समय कहने का मतलब शनि ग्रह अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो इसको पूरा करने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 31 नंबर बोल रहा है कि यूरेनस का अक्षीय घूर्णन समय क्या है? यूरेनस का अक्षीय घूर्णन समय 17 घंटा 14 मिनट का है, यानी अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में यूरेनस एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे प्रश्न है 32 नंबर, नेपच्यून का अक्षीय घूर्णन समय कितना है? नेपच्यून का अक्षीय घूर्णन समय की अगर बात की जाए तो ये 16 घंटे 7 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे प्रश्न 33 नंबर, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है जो पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। आगे प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है वो चंद्रमा। आगे प्रश्न, सौर मंडल का केंद्र कौन सा पिंड है? तो सौर मंडल का केंद्र सूर्य को माना जाता है, यानी सौर मंडल का मुखिया भी कहा जाता है सूर्य को। आगे प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, सूर्य किससे बना है? तो सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस, और लगभग 24% इसमें हीलियम गैस पाया जाता है। ठीक ना, इसलिए ये अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना होता है सूर्य। सभी तारे ऐसे होते हैं, मैक्सिमम तारे। सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करने वाले पिंड कौन होते हैं? तो सूर्य से उष्मा और प्रकाश प्राप्त करने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रहों के पास अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। आगे प्रश्न 38 नंबर, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2006 के पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, इसलिए ग्रहों की संख्या 8 हो। आगे प्रश्न 39 नंबर, सूर्य और ग्रहों के अलावा सौर मंडल में क्या शामिल है? तो सूर्य और ग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 40 नंबर, बोले सौर मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? तो सौर मंडल को सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है, यानी सूर्य का परिवार। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। आगे प्रश्न 41 नंबर, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं? ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 42 नंबर बोल रहा है कि ग्रहों
के सूर्य ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने के पथ को क्या कहा जाता है? तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके पथ को कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इनकी कक्षाओं का आकार कैसा होता है? तो दीर्घवृत्ताकार होता है। 43 नंबर, बुध ग्रह सूर्य के एक परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, इसलिए इसको सबसे कम समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, लगभग 88 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका आकार एवं आकृति लगभग समान होता है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। आगे प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट वाक्य किसे याद रखने में सहायक है? तो ग्रहों की दूरी, सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम को याद रखने का ये ट्रिक है, जो कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट्स होता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अब ग्रह नहीं माना जाता है? किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो नेपच्यून ग्रह है। प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह के श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। आगे, प्लूटो को अब क्या माना जाता है? तो प्लूटो बौने ग्रह के श्रेणी में इसको रख दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 49 नंबर, किस संगठन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया है? तो वो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया 2006 में, अगस्त 2006 में। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने यह निर्णय कब लिया? तो अगस्त 2006 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड बौने ग्रह माने जाते हैं? तो खगोलीय पिंड 303, यूबी 313, सीरस, प्लूटो, ये तीनों को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, सौर शब्द का क्या अर्थ है? सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंध है। सौर जो शब्द है ये सूर्य से संबंधित शब्द है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसी से सौर मंडल शब्द की उत्पत्ति हुई है। सौर मंडल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सौर मंडल शब्द का प्रयोग सूर्य से संबंधित रहता है और इसका प्रयोग सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए इन्हें सौर मंडल कहा गया। सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो इसको सामूहिक रूप से सौर मंडल बोल दिया गया। आगे प्रश्न, रोमन पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? तो सूर्य देवता को रोमन पौराणिक कथाओं में सोल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, जियोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जियोग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण यानी पृथ्वी के अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसे जियोग्राफी बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जियोग्राफी में जी शब्द का अर्थ क्या है? जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। जी शब्द जो संबंध है किससे है? संबंध रखता है तो पृथ्वी से। आगे प्रश्न है 58 नंबर, ग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्राफिया का अर्थ होता है ग्राफिया का अर्थ अगर बात की जाए तो ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय पिंड और उनके गति को अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। जो खगोल विज्ञान का जानकारी एकत्रित करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। आगे प्रश्न 60 नंबर, भारत के प्रसिद्ध प्राचीन खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे ये भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन सी, इन्होंने ग्रह के सिद्धांत के बारे में बताया है। आगे प्रश्न, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में कौन लोग कार्य करते हैं? तो ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में कार्य करने वाले व्यक्ति को खगोलविद बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 62 नंबर, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? तो दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहला ग्रह है बुध, सूर्य सबसे नजदीकी ग्रह है बुध।
आगे प्रश्न, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है क्या बोलते हैं, पृथ्वी। आगे प्रश्न है 64 नंबर, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार की अगर बात की जाए तो ये ध्रुवों पर चपटी है, देखने में गोल लगती है लेकिन ये ध्रुवों पर चपटी है। जैसे सेब का आकार होता है वैसे समझिए कि पृथ्वी का आकार होता है लगभग। आगे प्रश्न है, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के आकार को हम लोग भू आभ बोलते हैं, भू आभ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी हुई है। आगे प्रश्न है, भू आभ शब्द का अर्थ क्या है? तो भू आभ शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 67 नंबर, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस ग्रह पर पाई जाती है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, जिसके तहत हम लोग पृथ्वी पर जिंदा है, बहुत सारे जीव जंतु पृथ्वी पर जिंदा है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन से तत्व मौजूद है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी, वायु, ऑक्सीजन मौजूद है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको नीला ग्रह कहेंगे। और पानी का रंग अगर देखा जाए तो नीला होता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है। आगे प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 72 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पीछे भी यही प्रश्न था। आगे प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी का लगभग 1/4 है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में बड़ा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है, इसलिए यह बड़ा प्रतीत होता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 76 नंबर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन संभव है, जीवन संभव है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जीवन के लिए पानी, जल, वायु और ऑक्सीजन मौजूद है। आगे प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति की अगर बात की जाए तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन मैक्सिमम केस में इस तरह से दे देता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में अगर पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। आगे प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट की अगर बात की जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। ये यूएसए के नागरिक थे, यूएसए के नागरिक थे, यूएसए के तहत भेजा गया नासा के थ्रू। आगे प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, उपग्रह क्या है? उपग्रह ये जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। उपग्रह जो होता है ये ग्रहों का चक्कर लगाता है, यानी खगोलीय पिंड जो ग्रह का परिक्रमा करता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न है 82 नंबर, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? उपग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। प्रश्न है 83 नंबर, कृत्रिम उपग्रह किसने बनाए? कृत्रिम उपग्रह की अगर बात की जाए तो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया वस्तु होता है उसे कृत्रिम बोला जाता है। आगे प्रश्न है
84 नंबर, मानव निर्मित उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग ब्रह्मांड की जानकारी एवं संचार के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड की जानकारी एवं संचार के लिए मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह का कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? तो रॉकेट के थ्रू इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय उपग्रह है? तो भारत का उपग्रह इनसेट है। इनसेट जो है ये भारत का उपग्रह है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भारतीय कृत्रिम उपग्रह नहीं है? तो भारतीय उपग्रह हबल नहीं है, कृत्रिम उपग्रह हबल नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब भारतीय हैं। आगे प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में यानी परिक्रमा करने में पृथ्वी का 27 दिनों का समय लेता है। लगभग इतने ही दिनों में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। आगे प्रश्न में दिया गया है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिनों में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 90 नंबर, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह पृथ्वी के एक चक्कर लगाने की गति से ही अपने अक्ष पर घूमता है। जब एक चक्कर लगाता है, घूमता है, तो एक सतह सूर्य से पृथ्वी से ढका होता है, इसलिए एक ही सतह चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वायु और जल मौजूद नहीं है, वहां पर गड्ढे हैं, गड्ढे, पहाड़, पठारी ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर क्या पाए जाते हैं? तो पर्वत, मैदान, गड्ढे ये सभी पाए जाते हैं चंद्रमा के सतह पर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह जो है यही आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करता है। आगे प्रश्न, क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह की अगर बात की जाए तो क्षुद्र ग्रह टूटे हुए ग्रहों का भाग होता है। क्षुद्र ग्रह टूटे हुए ग्रहों का भाग होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड की अगर बात की जाए तो ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सौर मंडल का एक पार्ट से उल्का पिंड, ये सौर मंडल में सभी पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है, जब उल्का पिंड पृथ्वी के ओर आते हैं तो ये जलते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह गर्म नहीं होती है, क्योंकि वायु के साथ इनका घर्षण होता है। जब उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो उनका गति बहुत तेज होता है, जिसके कारण हवा से उनका घर्षण होता है और चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, उल्का पिंड पूरी तरह से जलने से पहले अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होता है? जलने से पहले अगर पृथ्वी पर गिर जाएंगे तो धरातल पर गड्ढे बन जाएंगे और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे, पृथ्वी को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। आगे प्रश्न है 98 नंबर, आकाश में दिखाई देने वाली चमकदार पट्टी क्या है? तो आकाश में चमकदार पट्टी जो होता है उसे आकाश गंगा बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हमारी जो हम सौर मंडल में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आकाश गंगा किससे बनी होती है? आकाश गंगा की अगर बात की जाए तो आकाश गंगा ये तारों, गैसें और बादलों से बनी होती है आकाश गंगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, आकाश गंगा को प्राचीन भारत में किससे जोड़ा गया है? तो बहती हुई नदियों से आकाश गंगा को जोड़ा गया है। ये बहती हुई तारों का समूह होता है। आकाश गंगा जो होता है तारों का बहुत सारे संख्याओं का समूह होता है तारों का, इसीलिए इसको बहती हुई नदी से इसका संबंध जोड़ा गया है। आगे प्रश्न है, हमारा सौर मंडल किसका भाग है? हमारा सौर मंडल जो है आकाश गंगा का भाग है। सौर मंडल जो है आकाश गंगा का भाग है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? तो बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हमारे सूर्य जैसे ग्रह, सूर्य जैसे अन्य तारे मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आगे प्रश्न,
प्रश्न है 103 नंबर, ब्रह्मांड के संबंध में वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मांड के संबंध में वैज्ञानिक इसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए। आगे प्रश्न 104 नंबर, ब्रह्मांड की विशालता के बारे में क्या कहा गया है? ब्रह्मांड की विशालता के बारे में इसकी कल्पना नहीं हुई है अभी तक, यानी इसकी कल्पना अत्यधिक कठिन है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, ब्रह्मांड के आकार के संबंध में क्या जानकारी है? तो उसका आकार ज्ञात नहीं है, अभी तक ब्रह्मांड का आकार ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, हम सभी किसके भाग हैं? तो हम सभी ब्रह्मांड के भाग हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पूरी तरह से हम लोगों का एनसीईआरटी का क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर